साल 1985, अमेरिका, दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार एक ऐसे आदमी के पीछे पड़ चुकी थी जिसके हाथ में न कोई हथियार था, न कोई सेना, न कोई राजनीतिक शक्ति। उसके पास सिर्फ शब्द थे, लेकिन शायद उन शब्दों में इतनी ताकत थी कि हजारों लोग अपना घर, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपना पुराना जीवन छोड़कर उसके पीछे चल पड़े थे। उस आदमी का नाम था रजनीश ओशो। कुछ लोग उन्हें भगवान मानते थे, कुछ लोग उन्हें खतरनाक इंसान और कुछ उन्हें इतिहास का सबसे मिसअंडरस्टूड व्यक्ति मानते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक ध्यान और शांति की बातें करने वाला आदमी अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए खतरा कैसे बन गया? क्या ओशो सच में लोगों को आजाद कर रहे थे, या फिर वो धीरे धीरे एक ऐसा साम्राज्य बना रहे थे जो किसी भी सरकार के कंट्रोल से बाहर जा सकता था? इस कहानी में ध्यान है, सत्ता है, पैसा है, राजनीति है और एक ऐसा सच जिसके बारे में आज भी दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। और इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उस समय जब भारत का एक साधारण प्रोफेसर धीरे धीरे ओशो बन रहा था। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये बच्चा एक दिन पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के सोचने का तरीका बदल देगा। उनका असली नाम था चंद्रमोहन जैन, लेकिन बचपन से ही वो बाकी बच्चों जैसे नहीं थे, जहां दूसरे बच्चे बिना सवाल किए हर बात मान लेते थे। वहीं चंद्रमोहन हर चीज पर सवाल उठाते थे, धर्म पर, भगवान पर, समाज पर, यहाँ तक कि मौत पर भी। और यही चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्हें अकेले रहना पसंद था। वो घंटों नदी किनारे, पेड़ों के नीचे या श्मशान के आसपास बैठकर जीवन और मृत्यु के बारे में सोचते रहते थे। एक छोटे बच्चे के लिए ये सब सामान्य नहीं था, लेकिन शायद ओशो कभी सामान्य थे ही नहीं। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके सवाल भी बड़े होते गए। स्कूल में वो अपने शिक्षकों से बहस करते थे, कॉलेज में धार्मिक मान्यताओं को खुलकर चुनौती देने लगे। कॉलेज के दिनों से ही ओशो की रुचि दर्शन शास्त्र में थी। वो सिर्फ किताबें पढ़ने वाले छात्र नहीं थे, बल्कि हर विचार को चुनौती देने वाले इंसान थे। बाद में उन्होंने दर्शन शास्त्र में पढ़ाई पूरी की और फिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में फिलॉसफी के प्रोफेसर बने। कहा जाता है कि उनकी क्लास बाकी प्रोफेसर्स जैसी नहीं होती थी। वो सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते थे, वो छात्रों से जीवन, धर्म, भय और इंसान की स्वतंत्रता पर सवाल पूछते थे। कई छात्र पहली बार किसी शिक्षक को इतने खुले तरीके से बोलते हुए देख रहे थे, लेकिन यही खुलापन धीरे धीरे विवाद की वजह भी बनने लगा, क्योंकि ओशो सिर्फ फिलॉसफी नहीं पढ़ा रहे थे, वो लोगों के सोचने का तरीका बदलने लगे थे। और शायद एक साधारण प्रोफेसर की नौकरी अब उनके लिए बहुत छोटी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उनके भाषणों में आने वाली भीड़ बढ़ने लगी। लोग कॉलेज के बाहर भी उन्हें सुनने आने लगे। और फिर एक समय ऐसा आया जब ओशो ने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब वो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, वो पूरे समाज से बात करना चाहते थे। और कई बार उनकी बातें लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती थीं, क्योंकि ओशो सिर्फ वही बातें नहीं करते थे जो लोग सुनना चाहते थे, वो वैसी बातें भी करते थे जिन्हें लोग सुनने से डरते थे। धीरे धीरे उनकी बोलने की कला लोगों को आकर्षित करने लगी। उनके अंदर एक अजीब तरह का कॉन्फिडेंस था। वो बिना डरे किसी भी टॉपिक पर बोल सकते थे, चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो या इंसान का डर। और यही चीज उन्हें भीड़ से अलग बना रही थी। लेकिन उस समय भारत का समाज इतना खुला नहीं था, लोग धर्म पर सवाल सुनने के आदी नहीं थे। और जब कोई आदमी खुलेआम ये कहने लगे कि इंसान डर की वजह से धार्मिक बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है विरोध शुरू होना ही था। लेकिन जितना विरोध बढ़ता गया, उतने ही ज्यादा लोग ओशो की तरफ आकर्षित होते गए, क्योंकि उनके शब्दों में सिर्फ ज्ञान नहीं था, एक अजीब तरह की आजादी थी। वो लोगों से कहते थे, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि कोई धर्म ग्रंथ ऐसा कहता है, खुद अनुभव करो, खुद समझो। और शायद यही वो बात थी जिसने हजारों युवाओं को उनकी तरफ खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चंद्रमोहन जैन आचार्य रजनीश बन चुके थे। लोग दूर दूर से सिर्फ उन्हें सुनने आने लगे। उनके भाषण बाकी आध्यात्मिक गुरुओं जैसे नहीं थे। उनमें डर नहीं था, पाप पुण्य का बोझ नहीं था, बल्कि एक अजीब तरह की रिबेलियन थी। और शायद यही रिबेलियन आगे चलकर दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार से टकराने वाली थी। 1970 का दशक भारत बदल रहा था और उसी के साथ ओशो भी। अब वो सिर्फ एक प्रोफेसर या एक साधारण वक्ता नहीं रह गए थे। धीरे धीरे उनके आसपास एक अलग दुनिया बननी शुरू हो चुकी थी। हजारों लोग उन्हें सुनने आने लगे थे। कुछ लोग उनके शब्दों में शांति खोज रहे थे, तो कुछ समाज से रिबेलियन, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे युवा, क्योंकि ओशो वो बातें बोल रहे थे जिन्हें बोलने से बाकी लोग डरते थे। There is no God.
God is the greatest lie invented by man. मतलब ओशो का मानना था कि व्यक्ति को हर बात का सहज ज्ञान होना चाहिए और यही कारण था कि उन्होंने मेडिटेशन के साथ साथ सेक्स, स्वतंत्रता और इंसान की इच्छाओं पर भी खुलकर बात की। उस समय के भारत में ये लगभग अनइमेजिनेबल था। लोग शॉक हो जाते थे। कुछ उन्हें आध्यात्मिक गुरु मानते थे और कुछ उन्हें समाज के लिए खतरा। लेकिन विरोध जितना बढ़ रहा था, फॉलोअर्स भी उतनी तेजी से बढ़ रहे थे। धीरे धीरे मुंबई में उनके डिस्कोर्सेज होने लगे। विदेशी लोग भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, खासकर पश्चिमी देशों के युवा, क्योंकि उस समय अमेरिका और यूरोप के कई युवा अंदर से खालीपन महसूस कर रहे थे। पैसा था, मॉडर्न लाइफ थी, फ्रीडम भी थी, लेकिन शांति नहीं थी। और तभी उन्हें भारत से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। यही वो समय था जब ओशो सिर्फ भारत के गुरु नहीं रहे, वो एक इंटरनेशनल फिनोमिनन बनते जा रहे थे। लोग अपना देश छोड़कर भारत आने लगे सिर्फ उन्हें सुनने के लिए। Where every month 900 new oranges pass out with new names, new beads and saffron robes. Disciples of Bhagwan Sri Rajni. और फिर पुणे में बना उनका आश्रम, लेकिन वो आश्रम बाकी आश्रमों जैसा नहीं था। वहाँ सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता था। वहाँ मेडिटेशन था, थेरेपी थी, डांस था, म्यूजिक था और एक अजीब तरह की फ्रीडम थी। कुछ लोगों को ये जगह स्वर्ग जैसी लगती थी और कुछ लोगों को पागलपन जैसी। लेकिन एक बात साफ थी, ओशो अब सिर्फ एक स्पिरिचुअल टीचर नहीं रहे थे, वो एक मूवमेंट बन चुके थे। और शायद यही वो मोमेंट था जब दुनिया की नजर पहली बार सच में ओशो पर पड़ी। लेकिन असली तूफान अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ ही सालों बाद ओशो भारत छोड़कर उस देश में जाने वाले थे जो खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश मानता था, अमेरिका।